हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और ये है आपकी सिसरेली सीरीज जहाँ पे हम आपके साइकोलॉजी की बुक के सारे 15 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। सो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो, हर एक वो इंसान जो इस सीरीज को शुरू से फॉलो करता आ रहा है उसको ज़रूर ये खुशी होगी कि अब फाइनली हम लोग चैप्टर 15 यानी कि लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक पे आ चुके हैं, है ना। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 15. वी हैव ऑलरेडी डन 2 पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, साइकोलॉजिकल थेरेपीज। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था इस टॉपिक का और इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट में हमने थेरेपी डिस्कस की थी एक टाइप की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी थेरेपी डिस्कस की थी। एंड टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थेरेपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट देन मेक श्योर यू डू दैट नाउ। ओके, चलो। तो आज जो हमें कवर करना है वो है एक्शन थेरेपीज। सो एक्शन थेरेपीज में कौन सी दो थेरेपीज कवर होती हैं? इसमें आपकी बिहेवियर थेरेपीज आती हैं और कॉग्निटिव थेरेपीज आती हैं। काफ़ी लोगों ने ये नाम सुना होगा आप में से कि सीबीटी नाम की भी एक थेरेपी है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, एंड अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट आर यूजिंग सीबीटी टेक्निक। सो वो कैसे बनी है? बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी को कंबाइन करके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बिहेवियर थेरेपीज, यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग क्या है, लर्निंग इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड न्यू लर्निंग कैन ओनली करेक्ट इट। क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको एक बिहेवियर में प्रॉब्लम आया है या जो डिसऑर्डर हुआ है, दैट इज बिहेवियर थेरेपिस्ट आर सीइंग इट एज अ प्रॉब्लम एंड दे थिंक कि आपने वो प्रॉब्लम लर्न की है। तो उस प्रॉब्लम को करेक्ट कैसे कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? नई लर्निंग करके, है ना, कोई ऐसी लर्निंग करके जिससे वो प्रॉब्लम खत्म हो सके। सो फॉर देम लर्निंग इज ओनली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम एंड न्यू लर्निंग कैन ओनली करेक्ट इट। एज फार एज कॉग्निटिव थेरेपिस्ट आर कंसर्न, यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पे और अनरियलिस्टिक बिलीव्स पे। तो बिकॉज कॉग्निटिव थेरेपी है, कॉग्निशन के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं। सो कॉग्निशन में आपके थिंकिंग एबिलिटीज आते हैं, क्या वो आप रैशनल थिंकिंग कर रहे हो या इरेशनल थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, या आपकी जो थिंकिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करेक्ट है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करा रही है, ज़्यादा ऐसे बिहेवियर्स करा रही है जो इन्वायरमेंट में अडेप्टिव नहीं है, जो आपको इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करा रहे हैं। सो दैट आर माल अडेप्टिव बिहेवियर्स। सो कॉग्निटिव थेरेपी इज फोकसिंग अपॉन द थिंकिंग एंड द बिलीव्स, whereas behavior therapy is focusing on the behavior that is externally visible. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके बिहेवियरल थेरेपीज के साथ ही। इसमें क्या आता है, एक थेरेपी टाइप आएगी जो कि बेस्ड होती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग में। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो और एनी वीडियो रिलेटेड टू चैप्टर 15 कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, बिकॉज इसी सीरीज यानी कि सिसरेली सीरीज में ही आपका एक चैप्टर था लर्निंग के ऊपर पूरा का पूरा, जिसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग भी पढ़ा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पढ़ा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी पढ़ा है। वी हैव कवर्ड दैट ऑल। सो जो थेरेपीज आपकी बिहेवियर थेरेपीज जो क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड होती है, वो किन चीज़ों के लिए यूजफुल हो सकती है? दे कैन बी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग फोबियाज, ओसीडी दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पीटीएसडी पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं। तो इन डिसऑर्डर्स के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो हियर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ टेक्निक नोन एज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट के साथ मिलके कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स क्रिएट करते हैं ताकि वो फियर और एंजाइटी को धीरे धीरे करके रिमूव कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है और इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो फोबिया में कन्वर्ट हो चुका है, एंड आई गो टू अ थेरेपिस्ट जो कि बिहेवियरल थेरेपिस्ट है और उन्होंने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मेरे ऊपर यूज करनी है। सो व्हाट दैट थेरेपिस्ट माइट डू इज, वो पहले मुझसे हो सकता है एक हायरार्की सी क्रिएट करवाए। हायरार्की किस चीज़ की? कि भाई आपको सबसे ज़्यादा डर क्या, एकदम डॉग की फोटो देखते ही सबसे ज़्यादा डर लगता है या डॉग को साक्षात सामने देख के सबसे ज़्यादा डर लगता है? सो ऑफकोर्स फोटो देख के थोड़ा कम डर लगेगा एज कम्पेयर टू अगर डॉग मेरे सामने आ जाएगा। तो लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग इवेंट वुड बी फॉर मी कि अगर डॉग
की फोटो दिखाई तो देन उससे ज़्यादा थोड़ा और डर लगेगा अगर डॉग को भौंकते हुए सुन लिया या कहीं पे मैंने उसकी बात सुन ली। फिर थोड़ा और एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होगा अगर मैंने डॉग को दूर से देख लिया लाइव। एंड सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होगा अगर डॉग मेरे पास ही आके बैठ जाए तो। सो दिस इज अ हायरार्की ऑफ इवेंट्स फ्रॉम लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग इवेंट टू मोस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग इवेंट। अब थेरेपिस्ट क्या करेंगे, वो धीरे धीरे सिस्टमैटिकली आपको डिसेंसिटाइज करेंगे। तो सबसे पहले वो आपको थोड़ा सा कम डर लगवाएंगे फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट, की आपको थोड़ा सिखाएंगे डॉग की फोटो देखना। ओके, सो दे विल pair it up with some kind of relaxation technique. मे बी वो आपको डॉग की फोटो दिखाएं, उसके बाद वो आपको डीप ब्रीदिंग करवाएं, और मे बी सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, एनी अदर रिलैक्सेशन टेक्निक। तो होगा क्या कि आप एसोसिएट करने लग जाओगे डॉग की फोटो को उस फीलिंग के साथ जो आपको रिलैक्सेशन से आ रही है। सो अल्टीमेटली लाइक दिस दे विल गो ऑन टू अनदर स्टेप। फिर जब आप उससे भी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज हो चुके हो, फिर थर्ड एंड फाइनली द मोस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो फोबिया है, जो फियर है, जो एंग्जाइटी है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो हियर दैट इज व्हाट आई हैव रिटन आल्सो। ओल्ड कंडीशन स्टिमुलस है आपका, और उसके साथ आपने कोई नई रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, नई रिलैक्सेशन टेक्निक कराई, उससे क्या होगा, आपका फियर जो है वो रिड्यूस होगा। सो दिस इज वन टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड अंडर classical conditioning. Another technique that can be used under classical conditioning is aversion therapy. Aversion therapy में क्या होता है, हम एक unpleasant stimulus को पेयर कर देते हैं उस stimulus के साथ जो आपके लिए एक undesirable response दे रही है। फॉर एग्जाम्पल एवर्सिव या एवर्जन, इसका मतलब ही होता है अनप्लेजेंट। सो फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग एक बिहेवियर है जो अनडिजायरेबल है मेरे लिए, and I have gone to the therapist so that I can reduce this behavior of smoking. तो थेरेपिस्ट हो सकता है क्या करे, अगर वो एवर्जन थेरेपी यूज कर रहे हैं तो, कि द एवरी टाइम यू स्मोक यू विल बी गिवन अ वेरी वेरी लिटिल माइल्ड शॉक, या फिर आपके जो स्मोकिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट मिला दे जिससे आपको थोड़ा नॉजियस फील हो, वॉमिटिंग काइंड ऑफ सेंसेशन हो। सो व्हाट विल हैपन, ये जो शॉक है या फिर वो जो नोजिया फील होगा, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन फील होगी, दैट इज एक्टिंग एज योर एवर्सिव स्टिमुलस, योर अनप्लेजेंट स्टिमुलस, जो आपको नहीं पसंद है। करेंटली आपको स्मोकिंग पसंद आ रही है, बट शॉक में क्या होगा, या आपके नोजिया या वॉमिटिंग सेंसेशन में क्या होगा, यू विल नॉट लाइक दैट विल बी वेरी अनप्लेजेंट फॉर यू। बट वॉट एम आई डूइंग, आई एम पेयरिंग इट, मैं पेयर कर रही हूँ इन दोनों चीजों को बार बार ही। तो इवेंचुअली क्या होगा, आप उस अनप्लेजेंट फीलिंग को जो शॉक या वॉमिटिंग से आ रही है उसको एसोसिएट करने लग जाओगे स्मोकिंग बिहेवियर के साथ, एंड दैट विल इवेंचुअली लीड टू रिड्यूस्ड स्मोकिंग। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवर्जन थेरेपी। आई होप यू गाइज रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड एवर्जन थेरेपी। फिर आपकी जो टेक्निक एक और होती है क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर थेरेपी। तो एक्सपोजर में हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, भाई जिस चीज से डर लग रहा है हम लोग क्लाइंट को उसी सिचुएशन से या उसी ऑब्जेक्ट से या उसी पर्सन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक्सपोज करा रहे हैं अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन। ऐसा नहीं है कि डॉग से डर लग रहा है तो एक रूम में अकेले क्लाइंट को डॉग के साथ बंद कर दिया, नो, वील नॉट डू दैट। ओके, दैट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। what we'll do, it will be carefully controlled, maybe dog will be chained also, I as a therapist would also be there, some other person who would be taking care of the dog would also be there, and then the client would be there. तो इस तरीके से एक्सपोजर से क्या है, अगर आप लोगों को याद हो सोशल साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट था, है ना, कि मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, कि जितना ज्यादा आप किसी चीज से एक्सपोज होगे द मोर द हायर द प्रोबेबिलिटी इज दैट यू विल बिगिन टू लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि मेयर एक्सपोजर इफेक्ट किसने दिया था। यू गाइज हैव दिस वर्क। अब एक्सपोजर डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। क्या तरीके हो सकते हैं, इन वीवो एक्सपोजर हो सकता है। इन वीवो इज कि आप रियल लाइफ सेटिंग में वो चीज़ करा रहे हो, ठीक है, कि रियल में एक डॉग सामने आ गया है। इमेजिनल एक्सपोजर हो सकता है, दैट इज विजुअलाइजेशन, कि आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि आप ऐसा सोचो कि आपके सामने एक डॉग आ रहा है। वर्चुअल आजकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ये हो सकता है वेर एन यू आर यूजिंग योर VR टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, उसके जरिए आप लोग दिखा रहे हो।
तो वो एक्सपोजर एक और तरीके का हो सकता है जिसमें हम बोलते हैं सीधा फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या, अब अगर आप देखो तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में भी एक्सपोजर ही हो रहा था, लेकिन वहां पे क्या एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपोजर हो रहा था कि जो चीज सबसे लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग है पहले उससे एक्सपोज किया, फिर थोड़ा ऊपर गए, फिर थोड़ा ऊपर, एंड फिर फाइनली जो मैक्सिमम एंजाइटी प्रोवोक कर रही है फिर उस पर गए। बट फ्लडिंग में क्या होता है, रैपिड एंड इंटेंस एक्सपोजर, कि अगर डॉग से डर लग रहा है तो उसकी पिक्चर या उसकी आवाज नहीं सुनाएंगे, सीधा डॉग सामने लेके आएंगे। सो डायरेक्टली वो स्टिमुलस फुल स्ट्रेंथ में लेके आना जिससे क्लाइंट को डर लग रहा है, दैट इज योर फ्लडिंग। ठीक है, चलो नाउ देर कैन ऑल्सो बी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर एक टेक्निक है जो स्पेशली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। सो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम उन लोगों को एजुकेट करेंगे अबाउट व्हाट इज पीटीएसडी। काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई डिसऑर्डर हो सकता है या इस डिसऑर्डर के कोई सिम्टम्स होते हैं, या जो सिम्टम्स मुझे फील हो रहे हैं वो एक डिसऑर्डर है। ठीक है, सो वील एजुकेट देम अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर हम उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएंगे जिनकी हेल्प से वो रिलैक्स्ड वे में ब्रीद कर सके। सो इन आवर एवरीडे लाइफ अ लॉट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू ब्रीद इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर। हम लोग बहुत फास्ट तरीके से ब्रीद करते रहते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी क्विक क्विक क्विक, बट व्हाट आर वी टीचिंग हियर, वी आर टीचिंग देम टू डू इट इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम। फिर फाइनली व्हाट वील डू, वील रिपीट द इन वीवो एक्सपोजर टू सेफ एक्टिविटीज एंड प्लेसेस। सो वील डू दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई ट्रॉमा हुआ है, यानी कि कोई ऐसी प्लेस या कोई ऐसा इवेंट उनकी लाइफ में हुआ दैट डिड नॉट मेक देम फील सेफ इनफ। सो हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे, ऐसे प्लेसेस में लेके जाएंगे जहाँ पे उनको सेफ महसूस हो, और ये चीजें हम बार बार करेंगे इन वीवो यानी कि रियल लाइफ सेटिंग में। जस्ट नाउ वी टॉक्ड अबाउट इट। एंड देन देयर कैन ऑल्सो बी रिपीटेड इमेजिनल एक्सपोजर टू ट्रॉमा मेमोरीज। अब जो उनकी ट्रॉमा मेमोरीज थी उसको इमेजिन करने के लिए बोलेंगे, सो दैट वो मेमोरीज जो है वो रिप्रेस ना हो जाए एंड दे आर एक्टिवली एबल टू डील विद देम। ठीक है, एंड दे आर एबल टू एसोसिएट दी सेफ एक्टिविटीज विद दैट ट्रॉमा, ताकि वो भी इवेंचुअली उनके मेमोरी से फेड आउट हो। कूल, चलो सो ये सारी टेक्निक्स अभी तक जो हमने करी वो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड थी। नाउ वील टॉक अबाउट द टेक्निक्स बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, या जो थेरेपी ऑपरेंट कंडीशनिंग को लेके यूज की जाती है। तो यहाँ पे गोल क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है जैसे कि स्मोकिंग था उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाए, और जो डिजायरेबल रिस्पॉन्स है जैसे कि स्मोकिंग ना करें उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाए फॉर एनी थेरेपी, दैट इज एक्चुअली द गोल. But thing is that operant conditioning is giving us very quick results as compared to your classical conditioning. Let's see what are the techniques used in operant conditioning. तो यहाँ पे आपका modeling आ जाता है, ये concept बैंड्यूरा ने दिया है, एल्बर्ट बैंड्यूरा. We have already covered this also. तो मॉडलिंग में क्या होता है, हम लोग लर्न कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन करके और एक मॉडल की इमिटेशन से. तो देयर इज अ मॉडल हु इज डूइंग द करेक्ट बिहेवियर दैट वी आर ऑल्सो सपोज टू डू, और द डिजायरेबल बिहेवियर. तो जब हम उस मॉडल को ऑब्जर्व करेंगे और इमिटेट करेंगे तो हम भी वो बिहेवियर लर्न कर लेंगे. सो दैट इज वन टेक्निक. Another very famous technique is of course your reinforcement. Reinforcement में क्या है, किसी भी रिस्पॉन्स को हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स बार बार हो, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम कोई प्लेजरेबल चीज उस इंडिविजुअल को देते हैं जिसने वो रिस्पॉन्स किया है, या फिर उसके लाइफ से उसके इन्वायरमेंट से कोई अनप्लेजेंट चीज रिमूव कर देते हैं. आई विल नॉट बी गोइंग वेरी डीप इनटू दिस रीइंफोर्समेंट बिट बिकॉज वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट इन द चैप्टर ऑफ लर्निंग. ठीक है, इसी से रिलेटेड आपकी टोकन इकोनॉमी भी होती है. टोकन इकोनॉमी में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जैसे जैसे करेक्ट काम करता जा रहा है तो उसको हम कुछ टोकन्स देते रहते हैं एज अ काइंड ऑफ अ रीइंफोर्समेंट. सो व्हेन दे कलेक्ट सम n नंबर ऑफ टोकन्स तो वो उन टोकन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं विद समथिंग दैट दे वांट. तो वो क्या है, उनको रीइंफोर्स करता रहेगा कि मैं इतने टोकन्स फटाफट कलेक्ट कर लूँ अच्छा बिहेवियर करके, ताकि फिर मैं वो चीज ले सकूँ. देन देयर इज ऑल्सो कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक एन अग्रीमेंट ओनली, एन ऑफिशियल अग्रीमेंट जो कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में होता है, जिसमें लिस्ट क्या किया जाता है, गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थेरेपिस्ट की भी, कि भाई थेरेपिस्ट के क्या गोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने चाहिए, और क्लाइंट के भी गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिस्ट किया जाता है कि इस थेरेपी में क्लाइंट को क्या करना है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इससे क्या होगा कि दोनों को एक क्लैरिटी रहेगी और एक रीइंफोर्समेंट भी मिलती रहेगी दैट ओके दिस इज द वर्क आई ऑल्सो नीड टू डू. Another kind of
टेक्निक्स दैट आर यूज्ड, एक्सटिंक्शन, बिहेवियरल एक्टिवेशन। एक्सटिंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं रीइंफोर्सर रिमूव कर दूं, ठीक है, जो चीज़ मेरे को रीइंफोर्स करे जा रही थी, अगर मैं उसी चीज़ को रिमूव कर दूं तो फिर एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की भी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो सकती है। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल जो है या एक बच्चा जो है हर बार रोने पे मोबाइल मांगता है, अब मुझे उस बिहेवियर को रिमूव करना है। सो हर बार रोने पे मोबाइल मिलना, द मोबाइल इज एक्टिंग लाइक अ reinforcer because the child thinks that okay, I'll get this if I begin to cry. So what I'll do, the every time the child cries, now I'll stop giving the mobile to that child. तो extinction कर रही हूँ मैं, remove कर रही हूँ उस reinforcer को. So eventually the child will stop crying unnecessarily for the mobile. जब उसको एक्चुअल में रोना आएगा वो तभी रोएगा, ठीक है। देन यू हैव बिहेवियरल एक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, वी आर री इंट्रोड्यूसिंग द इंडिविजुअल्स टू देयर रेगुलर एनवायरनमेंट एंड रूटीन्स, ताकि हम उनके लिए जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सके। तो कई लोग जो है टच लूज कर देते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज और डेली रूटीन से, तो हम उनको वापस से री इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनको एक रूटीन में फिट इन करा रहे हैं, ताकि उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले कुछ रीइंफोर्समेंट मिलने की, जो उनके बिहेवियर को और स्ट्रेंथन करेगी। कूल, ऑल राइट, देन लेट्स कीप टुडेज वीडियो टिल हियर। तो एक्शन थेरेपीज का जो एक बिट है बिहेवियरल थेरेपीज, वो हमने आज कवर किया है। और जो हमारा अदर बिट है दैट इज योर कॉग्निटिव थेरेपीज, वो हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे। सो एक्शन थेरेपीज हमने आधी आज कवर कर ली है, आधी हम लोग कल कवर करेंगे। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट बिहेवियरल थेरेपीज और बिहेवियरल थेरेपीज में जो टेक्निक्स यूज होती हैं। If yes, then make sure you do all of these three things. Subscribe to the channel, like the video and share it with your psychology mates. ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब हम कल की वीडियो में। Till then, have a very good day and bye bye.